तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मुंबई के पहले डॉन के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसने मुंबई के ऊपर 20 सालों तक राज किया, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी गोली नहीं चलाई। 20 साल के इसके कैरियर में एक भी बार किसी कत्ल का मुकदमा इनके ऊपर दायर नहीं हुआ। और इस तरीके का डॉन था ये इंसान कि कुछ पुलिस वालों का भी ये मानना था कि अगर मुंबई में या कहीं पे भी माफिया का राज होना है, किसी को डॉन या ऐसी चीज रहनी है, तो जो समय इस डॉन का था वैसा अगर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं बात कर रहा हूं मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान के बारे में। इनके काम करने के कुछ अपने उसूल हुआ करते थे। हालांकि डॉन थे और इलीगल एक्टिविटीज में ये रहते थे, लेकिन ये कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज करते थे जिससे जनरल पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होता था। किसी तरीके की कोई गैंग वॉर, किसी नशे के चीज की तस्करी करना या गोली बारूद जैसी चीजों में कभी डील नहीं करते थे। फिर भी इन्होंने 20 साल तक मुंबई के ऊपर राज किया। क्या है मुंबई के पहले डॉन की कहानी और क्यों पुलिस वाले भी ऐसा मानते थे कि वो जो समय था वो अगर रहना ही चाहिए डॉन या माफिया का समय तो वैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के पनाईकुलम में जन्म होता है मस्तान हैदर मिर्जा का। यही बच्चा आगे चल के हाजी मस्तान बनता है। लेकिन जब ये पैदा हुए थे, जिस घर में ये पैदा हुए थे, वो एक गरीब परिवार हुआ करता था। इनके पिता किसान थे और जमीन इतनी ही थी कि किसी तरीके से इनका गुजारा चल पाता था। कई बार तो कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था। इन्हीं कठिनाइयों के चलते अच्छे जीवन की तलाश में, अच्छे लाइफ की तलाश में इनके पिता इनको लेके मुंबई आ जाते हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। मुंबई आके इनके पिता एक पंचर की दुकान खोलते हैं और उस समय मस्तान हैदर मिर्जा की उम्र मात्र 8 साल की ही थी। मुंबई के क्रैफर्ड मार्केट के इलाके में इनकी ये दुकान हुआ करती थी और मस्तान हैदर मिर्जा अपने पिता के साथ में ही उस साइकिल बनाने की दुकान पे, पंचर बनाने की दुकान में काम किया करते थे। 8 साल की उम्र में वो वहां पे आए थे और लगभग 10 साल तक उन्होंने अपने पिता के साथ उसी दुकान पे काम किया था, साइकिल और उसके पंचर बनाने का। इन 10 सालों में मस्तान हैदर मिर्जा के कुछ दोस्त भी बनते हैं जो उन्हें ये सलाह देते हैं कि जो भी पैसा वो उस पंचर की दुकान पे रह के कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा वो डॉक्स पे, बंदरगाह पे कमा सकते हैं अगर वो वहां जाके कुली का काम करें तो। 10 साल तक अपने पिता के साथ काम करने के बाद में मस्तान हैदर मिर्जा को भी ऐसा लगता है कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और वो अपने दोस्तों के साथ में डॉक्स पहुंच जाते हैं, बंदरगाह पहुंच जाते हैं उस कुली के काम के लिए। अब डॉक्स पे सामान वगैरह आता था, कुलियों की वहां पे जरूरत होती ही थी। ये वहां पे काम शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अपने काम में इतना ज्यादा मेहनती थे कि वहां के एक इंसान की इनके ऊपर नजर पड़ती है। वो इनसे बात करता है और बोलता है कि अगर वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहें तो वो इंसान उसमें मदद कर सकता है। तब पहली बार मस्तान हैदर मिर्जा को ये बात पता चलती है कि डॉक्स में स्मगलिंग का काम होता है। विदेश से सोना और कीमती चीजें हैं वो स्मगल करके इंडिया लेके आई जाती हैं और वो इंसान मस्तान हैदर मिर्जा को ये काम सौंपता है कि वो डॉक से, बंदरगाह से उस स्मगल किए हुए सामान को लेके बाहर पहुंचाने का काम करें और ऐसा करने के लिए उन्हें एक अच्छी खासी रकम दी जाएगी। मस्तान हैदर मिर्जा जब साइकिल की दुकान पर भी काम करते थे तो अपने दुकान के सामने गुजरती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख के हमेशा उनके मन में यही इच्छा होती थी कि उनकी भी एक दिन ऐसी एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो। ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में वो उस इंसान की बात मान जाते हैं और स्मगलिंग का काम शुरू कर देते हैं। उस समय बेसिकली जो स्मगलिंग होती थी वो होती थी सोना, चांदी, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। ये होता था जो मोस्टली विदेशों से लोग स्मगल करके इंडिया लेके आते थे। जब मस्तान हैदर मिर्जा इस फील्ड में उतरे, ये काम करना चालू किया, तो उन्हें पता चला कि कई लोग बाहर देशों में जाते हैं, सामान लेके आते हैं और कस्टम्स से बचा के अगर वो उसे हिंदुस्तान में लेके आ जाएं तो उन्हें काफी सस्ता पड़ता है। ऐसे में उन्होंने खुद के भी कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और कई लोगों से संपर्क करके उनका सामान भी स्मगल करने का काम चालू कर दिया। इसी काम के दौरान एक अरब नागरिक शेख मोहम्मद अल गालिब से इनकी दोस्ती होती है। वो एक स्मगलर ही था, बेसिकली उसका काम यही सोना चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम स्मगल करना था, लेकिन वो थोड़े बड़े पैमाने पे यह काम किया करता था।
जब सुल्तान हैदर मिर्जा से उसकी दोस्ती होती है तो वो उसके साथ भी काम करना शुरू कर देते हैं, उसका सामान भी स्मगल करना शुरू कर देते हैं। एक बार शेख मोहम्मद अल गालिब जो था वो स्मगल करके काफी सारा सोना लेके आया था इंडिया, लेकिन उसकी किसी ने मुखबरी कर दी। चांस की बात थी कि वो स्मगल किया हुआ गोल्ड जैसे ही मिर्जा को सौंपता है, उसके थोड़ी ही देर बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके खिलाफ वैसे ही काफी सारे केस थे, तो उसको सजा हो जाती है, वो 3 साल के लिए जेल चला जाता है। 3 साल की सजा काटने के बाद में जब वो वापस आता है तो उसी बंदरगाह पे जाके दोबारा मस्तान मिर्जा को ढूंढता है। वो उन्हें मिलते हैं, वो उनसे पूछता है कि भाई मैंने तुम्हें जो सोना दिया था उसका क्या किया। वो उन्हें अपने घर पे लेके जाते हैं और वहां जाके वो देखता है कि पूरा का पूरा सोने का बॉक्स वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, उसको मस्तान मिर्जा ने छुआ तक नहीं है। मिर्जा की इस ईमानदारी को देख के वो इनसे काफी इंप्रेस हो जाता है और आधा सोना मस्तान मिर्जा को ही सौंप देता है, और यहां से मस्तान मिर्जा की जिंदगी एकदम से पलट जाती है। अब जहां वो कुली का काम कर रहे थे, स्मगलिंग करके थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे थे, अब आधा सोना उनका हो चुका था और वो काफी अमीर हो गए थे। और इस एक घटना ने इनको इस पूरे के पूरे मार्केट में, इस पूरे के पूरे काम में भी काफी मशहूर कर दिया कि ये इंसान जो है ये ना सिर्फ बहुत समझदारी अक्लमंदी से अपना स्मगलिंग वाला काम करता है, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा ईमानदार भी है। लोगों में इनका नाम हुआ, काम बढ़ा, पैसा आ ही रहा था, धीरे धीरे और पैसा बढ़ा। तो इनका जो शौक था, बड़ी गाड़ियों के जो ये सपने देखते थे, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले खरीदी एक मर्सिडीज की बेंज कार। थोड़ा समय बीता और पैसे कमाए, इन्होंने मुंबई में एक बंगला भी खरीद लिया। चमक धमक से इनका हमेशा ही बहुत ज्यादा गहरा नाता था। ये बॉलीवुड में, इन फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, और धीरे धीरे इन्होंने अपना एक ऐसा स्टेटस बना लिया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नाम हैं, यहां तक कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, राज कपूर से भी इनकी काफी अच्छी दोस्ती थी, और उनके सेट पे भी ये जाते थे, मिलते थे, पार्टियां करा करते थे। ऐसा सिर्फ बोलने की बात नहीं कि छुपे छुपे कहीं पे किसी ने मिला हो, पब्लिकली बहुत लोगों के सामने, साथ में ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में इनकी बहुत सारी फोटोज, पिक्चरें भी अवेलेबल हैं। जो भी फोटोज इनकी बड़े बड़े लोगों के साथ में आती थी, उसमें एक चीज सबने नोटिस करी थी कि ये हमेशा ऊपर से नीचे तक व्हाइट कपड़े ही पहनते थे। व्हाइट डिजाइनर सूट, व्हाइट जूते, साथ में महंगी महंगी सिगार, और सिगरेट का एक ब्रांड आया करता था 555। आज की डेट में पता नहीं आता, लेकिन वो बहुत महंगा ब्रांड हुआ करता था, और उसी ब्रांड के सिगरेट वो हमेशा पीते हुए देखे जाते थे। फिल्मी लोगों से इनकी इतनी जान पहचान होती रहती थी, इतना सेट्स पे जाना आना हुआ करता था। इसी दौरान इन्होंने एक्ट्रेस मधुबाला को देखा था और उनसे प्यार कर बैठे थे। इनके इस प्यार की बात मधुबाला तक भी पहुंची थी, लेकिन उनको भी पता था कि ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये एक तरफा प्यार की ही कहानी बनकर रह गई। और मस्तान मिर्जा ने अपनी बात कभी मधुबाला को डायरेक्टली कही भी नहीं, और वो प्यार तो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसी समय इंडस्ट्री में एक दूसरी एक्ट्रेस थी जिसका नाम था सोना। वो छोटे बजट की मूवीज में काम किया करती थी, लेकिन उसकी शक्ल बहुत हद तक मधुबाला से मिलती थी। जब हाजी मस्तान उसको देखते हैं तो उन्हें उससे भी प्यार हो जाता है, क्योंकि वो मधुबाला के जैसी ही एकदम दिखा करती थी, और वो सोना के कैरियर में भी उसकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। कई सारी फिल्में होती हैं जिनको प्रोड्यूस करने में मस्तान अपना पैसा लगाते हैं, पावर लगाते हैं, कई सारे रोल्स दिलवाने में सोना की हेल्प करते हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाती। काफी समय तक इनका ये रिलेशनशिप चला, और काफी प्रयास करने के बाद में भी सोना फिल्म इंडस्ट्री में तो काम नहीं कर पाए, लेकिन बाद में मस्तान मिर्जा ने सोना से शादी कर ली और वो इनकी वाइफ बन गई। और इस पूरे समय के दौरान धीरे धीरे पूरे काम में मस्तान मिर्जा का कद बहुत ज्यादा बढ़ता गया, और वो मुंबई के पहले डॉन बन गए। उस समय मस्तान मिर्जा के अलावा सिर्फ 2 ही लोग थे जो मुंबई में डॉन की तरीके से, एक तरीके से स्मगलिंग का या इस तरीके का काम करते थे। एक थे वरदराजन, जो थोड़े समय के बाद साउथ में वापस लौट गए थे, और दूसरे थे करीम लाला, जो मिर्जा के साथ में मिलकर ही काम करते थे। मतलब 3 डॉन होने के बावजूद कभी इनकी आपस में कोई गैंग वॉर जैसा नहीं हुआ, खून खराबा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। करीम लाला, वरदराजन और मिर्जा ने अपना अपना इलाका, अपना अपना इंडस्ट्री बांट के रखा हुआ था, और ये कभी आपस में एक दूसरे के एरिया में या काम में दखल नहीं देते थे। जैसे मस्तान मिर्जा का जो मेन काम था वो था सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की स्मगलिंग का,
जो करीम लाला और वरदराजन थे, ये जुआ, शराब, इन सब की चीजों में डील किया करते थे। तो इनका अपना अपना एरिया और धंधा बटा हुआ था। ये आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। गैंग वॉर, खून खराबा जैसी कोई चीज उस समय नहीं होती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और दाऊद इब्राहिम और पठान ब्रदर्स जैसे लोग भी इस फील्ड में उतर गए। लेकिन ये जितने भी नए लोग थे, ये सब मस्तान मिर्जा को एक तरीके से अपना गुरु मानते थे। जो भी चीजें उन्होंने सीखी थी, स्मगलिंग के एरिया में जो आए थे, उन्होंने सारे के सारे काम किए थे, वो एक तरीके से मस्तान मिर्जा से ही सीखे थे, या उसी की मदद से वो इन सब चीजों में आगे बढ़ पाए थे। और ये सभी लोग मस्तान मिर्जा को एक तरीके से अपना गुरु मानते थे और उनकी कोई भी बात टालते नहीं थे। और ऐसा इस वजह से था क्योंकि हैदर मस्तान मिर्जा ने अपनी एक पहचान बना ली थी, अपनी एक पहुंच बना ली थी सिस्टम में और बाकी सारी जगहों पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़े बड़े लोगों से मिलना, फिल्म पार्टीज में जाना, एक्टर्स से मिलना, रिनाउंड लोग जिनका नाम सब लोग जानते हैं, उनसे उनकी पहचान थी, उनके साथ में फोटोज आती रहती थी। तो बड़ी बड़ी पार्टियों में वो लोग पॉलिटिकल लोगों से भी मिलते थे, पुलिस वालों से भी मिलते थे। ये भी कहा जाता है कि ज्यादातर पुलिस वालों को वो कोई ना कोई भेंट, कुछ ना कुछ तोहफे या ऐसी चीजें देते रहते थे कि वो कभी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे। अगर कोई बहुत ईमानदार ऑफिसर आ जाता था तो अपने पॉलिटिकल पावर के दम पे, अपनी पहचान के दम पे मस्तान मिर्जा उसका ट्रांसफर करवा देते थे। इसी वजह से काफी लंबे समय तक इस काम में, धंधे में रहने के बावजूद, जबकि लोग जानते भी थे कि इनका असली धंधा क्या है, क्या चीज है, इनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। 1974 के अराउंड की बात है। एक नेता थे जो मस्तान मिर्जा के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा निकालते हैं, दिल्ली जाते हैं, धरना देते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं कि ये जो इंसान है, इसको सब जगह पे सेलिब्रिटी की तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये एक स्मगलर है, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो पहली बार मस्तान मिर्जा को 1974 में गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन या जेल लेके नहीं जाया जाता। कोल्हापुर में एक गेस्ट हाउस है जहां पे उनको लेके जाया जाता है, कुछ दिन रखा जाता है और एक होटल की तरीके से पूरी खातिरदारी की जाती है। गिरफ्तार किया गया था लेकिन रखा ऐसे गया था जैसे किसी होटल में रखा जा रहा हो। हालांकि थोड़े दिनों के बाद में इनको छोड़ भी दिया जाता है। तो गिरफ्तारी तो क्या ही हुई, गेस्ट हाउस में रहे, पुलिस वाले उनकी सेवा में लगे हुए थे, जो भी उनको चाहिए हो, सिगरेट हो, सिगार हो, खाना पीना, सब उनको वहां मुहैया कराया जा रहा था। तो थोड़े समय वो गेस्ट हाउस में रहते हैं, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके कुछ समय के बाद पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी मस्तान मिर्जा के बारे में भी सुन चुकी थी, उसकी पहुंच के बारे में जानती थी, तो वो पुलिस को आदेश देती है कि उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। काफी समय तक मस्तान मिर्जा बचते रहते हैं, लेकिन फिर फाइनली पुलिस उन्हें पकड़ ही लेती है और गिरफ्तार करके पहली बार इमरजेंसी के टाइम पर उनको जेल भेज दिया जाता है। जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था तो ये कहानी भी सुनने में आई थी कि उन्होंने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पैसों की पेशकश की थी कि आप जितना पैसा चाहते हैं बताएं, मैं देने को तैयार हूं, मुझे जेल से निकाल दिया जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली ये बात मानी तो नहीं जाती। 18 महीने इमरजेंसी के टाइम पे मस्तान मिर्जा जेल में रहते हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात होती है जयप्रकाश नारायण से। जेपी नारायण एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत अच्छा कद था उनका, और उनके साथ में 18 महीने तक मस्तान मिर्जा जेल में रहते हैं। और एक तरीके से पूरी की पूरी जिंदगी मस्तान मिर्जा की जो होती है वो इस 18 महीने में बदल के रह जाती है। इन 18 महीनों के दौरान मस्तान मिर्जा ने जयप्रकाश को ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे नेताओं की मदद करी थी। उन्हीं के पार्टी के कई लोग थे जिनको जब पुलिस पकड़ रही थी या परेशान कर रही थी तो उनकी मदद करी थी मस्तान मिर्जा ने। जेपी मस्तान मिर्जा को एक तरीके से ये कसम दिलवाते हैं कि वो भारत विरोधी कोई काम नहीं करेंगे, जो भी गलत काम वो करते हैं वो छोड़ देंगे, और मस्तान मिर्जा भी उनकी इस बात से एग्री करते हैं। खैर 18 महीने के बाद लगभग जब इमरजेंसी खत्म होती है, दोबारा चुनाव होते हैं, तो इंदिरा गांधी उस चुनाव में हार जाते हैं, जनता दल की सरकार बनती है। और अब जो सरकार के लोग थे वो मस्तान मिर्जा के बारे में जानते थे कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान और उससे पहले भी जो उनके नेता थे, कई लोग थे, उनकी काफी मदद की थी। तो उस समय के 40 ऐसे अपराधी थे, जिसमें एक स्मगलिंग के तौर पे, स्मगलर के तौर पे मस्तान मिर्जा का भी नाम था। इनको माफी दे दी जाती है इनके पुराने सारे अपराधों के लिए। तो मस्तान मिर्जा को उनके पुराने सारे अपराधों के लिए माफी मिल चुकी थी। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मस्तान मिर्जा के ऊपर कभी भी किसी हीनियस क्राइम के बारे में रिपोर्ट की ही नहीं गई थी। मैंने बताया, उन्होंने कभी गोली नहीं चलाई, किसी का खून नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो इसी वजह से जो स्मगलिंग के केस थे उसमें उनको पार्डन दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है।
धीरे धीरे जैसा जेपी के साथ उन्होंने एक तरीके से वायदा किया था, वो अपने इस पुराने काम को छोड़ते जाते हैं। 1980 में ये पहली बार हज करने के लिए जाते हैं और वहां से वापस आने पे इनको इनका नाम मिलता है हाजी मस्तान। हाजी मस्तान अब एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करते हैं महाराष्ट्र के ही एक दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ में, और उस पार्टी का नाम रखा जाता है दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं सुरक्षा महासंघ। 1984 में यह पार्टी बनती है, लेकिन कुछ सालों के बाद इसका नाम बदल के भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया जाता है। उस समय के मशहूर एक्टर दिलीप कुमार ने इनकी हाजी मस्तान की इस पार्टी का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, कई सारी रैलियों में भी भाग लिया था। पॉलिटिकली तो ये पार्टी इतनी कोई सक्सेसफुल नहीं रही, बहुत ज़्यादा जगह पे जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन इन्होंने एक नई चीज़ चालू करी थी कि जो भी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, चुनाव होते हैं, उसमें ब्लैक मनी को यूज़ करने की जो बात आई थी, सबसे पहले वो इसी पार्टी के थ्रू चालू हुई थी, हाजी मस्तान के थ्रू। अब जब धीरे धीरे हाजी मस्तान अपना काला धंधा छोड़ के पॉलिटिक्स में इन सब चीज़ों में आने लगते हैं, तो उनके जो अब शिष्य थे, जो दाऊद इब्राहिम था, छोटा राजन था, अरुण गवली था, इन लोगों को देखा जाता है नेक्स्ट इन लाइन के तौर पे। ये भी कहा जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम जो था वो उत्तराधिकारी के तरीके से था हाजी मस्तान का। और हाजी मस्तान ने कुछ ऐसे रूल्स बना रखे थे कि जो भी काला धंधा किया जाएगा, स्मगलिंग की जाएगी, कुछ भी किया जाएगा, उनमें से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो जनता को, नॉर्मल पब्लिक को नुकसान पहुंचाए। मतलब अगर आपको स्मगलिंग करनी है तो आप सोने की स्मगलिंग करो, चांदी की करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की करो, ऐसी चीज़ों की करो जिससे जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आपने जुआ, शराब, ऐसी कोई चीज़ करनी है, वो सारे के सारे धंधे रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक होंगे, क्योंकि उस समय जनरल पब्लिक जो होती है, आम जनता जो होती है, वो घरों में होती है, सो रही होती है। आपको ऐसा कुछ भी इनलीगल धंधा अगर करना है तो रात के 9 से सुबह 5 बजे तक ही होगा। सुबह 5 से रात के 9 तक कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की जाएगी। ये कुछ ऐसे रूल थे हाजी मस्तान के जो वो अपने समय पे लागू करके रखा करते थे, और उन्हें सब लोग मानते भी थे। लेकिन जब हाजी मस्तान ने राजनीति का रास्ता चुना तो वो अब अपने स्मगलिंग के और ऐसे सारे धंधों से दूर होने लग गए थे। तो जो उनका इफेक्ट था, पकड़ थी इस पूरे के पूरे धंधे पे, चीजों पे, वो भी अलग होने लग गई थी, कम होने लग गई थी। उस समय जो उनके साथ में काम किया करते थे, अंडर में काम किया करते थे, दाऊद इब्राहिम की अगर बात की जाए तो उसने अपनी एक अलग गैंग बना ली थी, डी कंपनी बना ली थी। वैसे ही अरुण गवली, छोटा राजन, सब अलग अलग धंधे करने लगे थे। और पहले जो हाजी मस्तान ने चीजों पे रोक लगा रखी थी कि आप स्मगलिंग तो करोगे, लेकिन ड्रग्स की कभी स्मगलिंग नहीं करोगे, हथियारों की स्मगलिंग नहीं करोगे, ऐसी चीज जिससे किसी को नुकसान पहुंच सके ये नहीं करोगे, वो सारी चीजें अब दाऊद इब्राहिम और बाकी सारे लोगों ने करनी चालू कर दी थी। वरदराजन, करीम लाला और हाजी मस्तान के टाइम पे जो एक चीज थी कि ये लोग आपस में कभी नहीं लड़ते थे, लोगों की नुकसान पहुंचाने वाली चीजें नहीं करते थे, वो अब खत्म हो चुकी थी। अब गैंग वॉर होने लग गई थी, बॉलीवुड से, बड़े बड़े लोगों से फिरौती वसूलने का काम चालू किया जा चुका था। ड्रग्स का और गोलियों का तो मैंने बताया ही, आर्म्स एमिनेशन का स्मगलिंग वगैरह इन लोगों ने चालू कर दिया था। तो अब जो माफिया मुंबई में बन रहा था वो नहीं रह गया था जो हाजी मस्तान के टाइम का था। आप सभी को याद होगा, एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, दीवार नाम की, जिसने उनके करियर को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। ये जो मूवी थी ये बेसिकली हाजी मस्तान की लाइफ से इंस्पायर्ड थी। ये कहा जाता है कि सलीम जावेद, इवन अमिताभ बच्चन भी हाजी मस्तान के घर पे जाके उनकी लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते थे। जब ये मूवी बनाई जा रही थी, रिसर्च करते थे कि किस तरीके से उस चीज़ को वो फिल्मी पर्दे पे उतार सकें। तो जो ये दीवार मूवी थी ये एक तरीके से इंस्पायर्ड थी हाजी मस्तान की लाइफ से। और जैसा कि मैंने बताया, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का हाजी मस्तान के घर जाना या मिलना कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। तो ये लोग भी जाया करते थे, देखा करते थे, समझा करते थे। इसके अलावा जो रिसेंट टाइम्स की मूवीज की बात की जाए, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जो अजय देवगन की बहुत ही मशहूर मूवीज में से एक है, वो भी हाजी मस्तान की लाइफ के ऊपर ही बनाई गई थी। उसमें जो अजय देवगन का रोल था वो हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था, और कहा जाता है कि जो इमरान हाशमी का रोल था वो दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड था। हालांकि उसमें जो दिखाया गया था उस ड्रामेटिक तरीके से हाजी मस्तान की डेथ नहीं हुई थी। 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हुई थी, और आखिरी के कुछ सालों में वो अपनी फैमिली के साथ में ही रहा करते थे जहां पे उनकी डेथ हुई थी। तो 70s और 80s में जो अंडरवर्ल्ड था, मुंबई में माफिया या ऐसा राज चला करता था, वो हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन के टाइप का था।
जिसमें कोई खून खराबा नहीं होता था, आम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती थी। लेकिन 90s आते आते अब ये दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली के कब्जे में आ चुका था, ऐसे लोगों के पास आ चुका था। और उस समय जो अंडरवर्ल्ड की और माफिया की पूरी तस्वीर थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी। अब सड़कों पे गोलियां चला करती थी, फिरौती मांगी जाती थी। उसके बाद जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई के, वो तो आप जानते ही हैं, जिसके लिए दाऊद इब्राहिम को जिम्मेदार माना जाता है, छोटा राजन को इन्वॉल्व माना जाता है। तो इसी वजह से जो पुलिस वाले थे, जिनमें से कुछ का ये कहना था कि अगर अंडरवर्ल्ड रहना ही है, माफिया रहना ही है, तो हाजी मस्तान के टाइम जैसा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हाजी मस्तान की छवि जो थी वो एक रॉबिन हुड की तरीके से हुआ करती थी। इवन एक जनता दरबार टाइप का भी लगाते थे हाजी मस्तान। लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, जिनका एक तरीके से निपटारा भी हाजी मस्तान किया करते थे। तो वो एक ज़माना था, और उसके बाद एक ज़माना आया जो अंडरवर्ल्ड को पूरी तरीके से बदल चुका था। तो ये थी कहानी मुंबई के पहले डॉन की, हाजी मस्तान की। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।